वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो लिमिट्स। तो आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। ओके, तो अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो हमें पता है जनरली थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं जो कि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। अबाउट गैसियस और लिक्विड स्टेट हम इसके बारे में क्लास 11th में ऑलरेडी चैप्टर 5th में पढ़कर आ चुके हैं। गैसियस स्टेट्स के बहुत सारे लॉज, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में लिक्विड स्टेट, तो सब कुछ हम ऑलरेडी इन दोनों स्टेट्स के बारे में पढ़कर आ चुके हैं। तो ये जो सॉलिड स्टेट है हम यहाँ पे इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो सॉलिड स्टेट का मतलब ये नहीं है कि हम इसके बारे में जो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है लाइक डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, इनके बारे में सिर्फ बात करेंगे। वो तो हम सभी को पता है कि सॉलिड स्टेट की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे, यहाँ पर हम और ज्यादा डिटेल में जाके मॉडिफाई तरीके से सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले जो हमें सॉलिड स्टेट में स्टार्ट करना है दैट सॉलिड स्टेट पहले क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप्स में। ओके, क्या है वो दोनों टाइप? फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, and second one is amorphous solid, ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये दोनों क्या है, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड, और किस बेसिस पे हमने सॉलिड्स के अंदर ये क्लासिफिकेशन किया है। तो देखिए, सॉलिड के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हम ये दो क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बेसिस ऑफ अरेंजमेंट से क्या मतलब है। लाइक अगर कोई भी हमारे पास सॉलिड पार्टिकल है, जैसे ये बोर्ड है, मार्कर है, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक साथ मर्ज करके ये सॉलिड बनाए जाते हैं। ओके, तो अब इनका अरेंजमेंट कैसा है उसके बेसिस पे हम इनको हम कैटेगराइज करते हैं क्रिस्टलाइन में और अमॉर्फस में। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम ये। लाइक दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, दोनों को 50 बॉल्स के पैकेट दे दिए गए। ओके, स्फेरिकल बॉल्स के 50 पैकेट्स दे दिए गए और बोला गया कि आप लोग जाके 2 रूम में इसको अरेंज करो। तो स्टूडेंट जो ए है उसने क्या किया, उसने वो ले गया अपने जिस रूम में उसको अरेंज करना था वहां पे वो ले गया, ले जाके उसने बॉल्स का जो पैकेट है उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद उसने कैसे अरेंज किया, उसने पहले रूम में ऐसे 1 2 3 ऐसे ऐसे करके बॉल्स को अरेंज किया एक एक्सिस में। ओके, फिर उसने इस एक्सिस पे बॉल्स को अरेंज किया। उसके बाद जब एक लेयर सी बन गई नीचे, उसके ऊपर फिर से और एक लेयर को अरेंज किया। इस तरीके से वो अरेंज करता गया। तो ये एक सिस्टम, मतलब ये अगर हम इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, तो ये हमारा हो जाएगा जेड एक्सिस। तो ये कैसा अरेंजमेंट है, ये है रेगुलर 3D अरेंजमेंट। तो वही होता है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। तो क्या बोलेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, दैट इज रेगुलर 3D अरेंजमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट बी की। स्टूडेंट बी जिसको भी 50 बॉल्स दिए गए थे, एक पैकेट दिया गया था 50 बॉल्स का, उसको भी बोला गया था एक रूम में जाके इन बॉल्स को अरेंज करो। अब वो स्टूडेंट इतना लेजी था कि उसको कोई मतलब ही नहीं है कि थोड़ा सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन करे या कुछ ऐसा, उसको कोई मतलब नहीं। उसको बोला गया आप जाके रूम में अरेंज करो। उसने रूम का गेट खोला, गेट खोलने के बाद उसने अपने जो बॉल का पैकेट था उसको खोल के सारे बॉल्स डाल दिए। अब इससे क्या हुआ, बॉल्स इधर उधर चले गए, मतलब अपने हिसाब से बॉल्स अरेंज हो गए। ठीक है, अब इस एज अ रिजल्ट क्या मिला, अगर कहीं पे एक बॉल के ऊपर एक और बॉल है
तो अगर हम कहीं और देखेंगे तो वहां ऐसा हो भी सकता है कि ना हो। ठीक है, तो ये हो जाता है रैंडम अरेंजमेंट, जो कि हमें देखने के लिए मिलता है अमॉर्फस सॉलिड में, रैंडम अरेंजमेंट। So this is the basic difference between crystalline solid and amorphous solid. On the basis of arrangement हम इस तरीके से इन दोनों को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, अमॉर्फस सॉलिड के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, किस बेसिस में इनका डिफरेंशिएशन होता है, वो तो हमने देख लिया। अब हम इसके बारे में थोड़े, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होते हैं। वहीं अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें, ये हमेशा शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स होते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड? लाइक अभी जो मैंने बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको अरेंजमेंट बिल्कुल सेम मिलेगा, सिस्टमेटिक रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा। तो वही अगर आप अभी एक एटम या पार्टिकल को देख रहे हो, उसके चारों तरफ अगर 6 एटम्स हैं एट प्रेजेंट, तो अगर आप उसके 50-70 एटम्स बाद भी अगर आप कोई एटम देखोगे तो वहां भी उसके चारों तरफ 6 एटम्स भी ही आपको मिलेंगे, मतलब अरेंजमेंट आपको सेम मिलेगा, आप कितने ही एटम्स के बाद में देख लो। दैट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। वही शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या है, अभी आपको दिख रहा है कि एक एटम के चारों तरफ 6 एटम्स हैं, कुछ दूर बाद जब कुछ एटम्स बाद आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे ऐसा नहीं भी हो सकता है, एक एटम के पास 2 ही एटम पड़े हों। तो दिस इज नोन एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। ओके, अब आ जाते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा शार्प होता है, दैट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वहीं अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे एक रेंज मिलती है हमें, दैट इज रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है? शार्प मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब अगर वो 20 डिग्री सेल्सियस है तो दिस इज 20 डिग्री, ना तो 19 ना 21। वही रेंज में क्या है, आपका 20 से 25 के अंदर वेरी कर सकता है। तो दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट, अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी नाइफ से कट करोगे तो वहां आपको एक स्मूथ सरफेस मिलेगा, यू विल गेट अ स्मूथ सरफेस। सो यहाँ पे अगर आप नाइफ से कट करते हो तो यहाँ आपको स्मूथ सरफेस मिलता है। वहीं अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें, यहाँ आपको रफ सरफेस मिलता है। रीजन क्या है, यहाँ रैंडम अरेंजमेंट है, दैट्स व्हाई। ओके, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये एन आइसोटोपिक नेचर के होते हैं, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, और जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रोपिक? एनाइसोट्रॉपिक मतलब आपका डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट पॉइंट। लाइक अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हो तो आप अगर एक पॉइंट पे कुछ मेजर करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे पॉइंट पे वो अलग आएगी। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी एट डिफरेंट पॉइंट इज एनाइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक क्या होता है कि अगर आप एक पॉइंट पे जो आएगी वैल्यू सारे पॉइंट पे वही आएगी, सेम होता है, सेम प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट पॉइंट, दिस इज आइसोट्रोपिक। ओके, तो ये है कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है डायमंड क्रिस्टल, वी ऑल नो, KCl, NaCl एटसेट्रा। वहीं अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? अमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल अगर हम देखें डे टू डे लाइफ में हमें आराम से मिल जाता है, दैट इज चॉक, प्लास्टिक, ग्लास एटसेट्रा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड।
ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, तो आपको ये पॉइंट्स कवर करने। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। हम अब प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि जो अभी जो हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। ओके, सो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। तो फर्दर अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन वो जस्ट डिफरेंशिएशन के लिए था कि हमें टाइप पता होना चाहिए, बट नाउ वी आर गोइंग फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, सो फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। क्या है वो 4 कैटेगरी, देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट कैटेगरी होती है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। सेकेंड वन इज मेटालिक सॉलिड। थर्ड वन इज कोवेलेंट सॉलिड, and the last one is molecular solid. Okay, so ये कैटेगरी, ये जो हमने कैटेगराइज किया, ये किस बेसिस पे किया? ये होता है आपका फोर्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमोलिक्यूलर इंटरैक्शंस के बेसिस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैटेगराइज करते हैं 4 कैटेगरी में। देखिए ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि नहीं समझ आए। लाइक आयनिक सॉलिड, हमें नाम से ही सजेस्टेड है, आयनिक मींस इन सॉलिड्स के अंदर आयनिक बॉन्डिंग होगी। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl एटसेट्रा, जिनमें भी आपको आयनिक बॉन्डिंग दिखे। मेटालिक सॉलिड कहाँ पे होते हैं मेटालिक बॉन्डिंग्स? मेटल्स में। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल मिल जाएगा आयरन, कॉपर एटसेट्रा, कोई भी मेटल्स जिनके अंदर मेटल्स के अंदर ही मेटालिक बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ हम मेटल्स का एग्जांपल दे सकते हैं। कोवेलेंट सॉलिड, यहाँ पे एज नेम सजेस्टेड इटसेल्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग, बट यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम पढ़ते हैं, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, पर क्या है डायमंड और ग्रेफाइट? एलोट्रोप्स, these are allotropes of carbon, and what are allotropes? कि सेम एलिमेंट से बने हो 2 कंपाउंड बट डिफरेंट अरेंजमेंट हो, those are allotropes। तो these are the allotropic forms of carbon। तो इनके बीच में कार्बन, ये भी कंप्लीट कार्बन से बना होता है डायमंड, ग्रेफाइट भी कंप्लीट कार्बन से बना होता है। डिफरेंस क्या है? अरेंजमेंट का डिफरेंस है। ओके, सो ये डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से, बट कार्बन कार्बन के बीच तो ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज कम अंडर कोवेलेंट सॉलिड। ओके, नाउ कमिंग टू मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे भी फर्दर कैटेगराइज किया जाता है 3 कैटेगरी के अंदर, दैट इज non-polar, polar and hydrogen bonded. Now what is non-polar? Polar and non-polar, जो पोलैरिटी जिसमें बिल्कुल नहीं है, पोलैरिटी नहीं है, क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सॉलिड है। ओके, तो क्या एग्जाम्पल? देखो आप लोग जब लेबोरेटरी में जाओगे तब आप लोगों को आयोडीन्स के बॉल्स दिखेंगे, ठीक है? तो I2 के जो बॉल्स होते हैं, आयोडीन के अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, सेम एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0, तो दैट्स व्हाई I2 कम्स अंडर नॉन पोलर सॉलिड। अच्छा, इनके अंदर कौन सा इंटरैक्शन वर्क करता है? देखो हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा था? कुछ वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़े थे, ठीक है? उसके अंदर हमने पढ़ा था लंडन डिस्पर्शन फोर्स,
तो यहाँ पे I2 जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसमें नहीं होता, जीरो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उनके अंदर कौन सा फोर्स काम करता है? लंडन डिस्पर्शन फोर्स, जो कि वीकेस्ट फोर्स है। दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, इतने वोलेटाइल होते हैं कि ये डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये नॉन पोलर सॉलिड्स का एग्जाम्पल हम I2 ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं पोलर सॉलिड्स पे। पोलर जिसमें पोलैरिटी हो, पोलैरिटी, चार्ज डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, सो पोलैरिटी जहां पे आ जाएगी, चार्ज डिफरेंस जहां आ जाएगा, उसमें कौन सा इंटरेक्शन वर्क करता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे वर्क करता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? HCl। HCl बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारा वेल नोन एग्जाम्पल है HCl। ओके, अब आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड पे, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नाम से ही पता चल रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन के बीच में होती है? हाइड्रोजन कांस्टेंट और FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन की अगर किसी भी एलिमेंट के फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आएगा तो उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होते हैं दैट विल बी नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड हो जाएंगे। ऐसा क्या है हमारे डे टू डे लाइफ के यूज में? H2O। अब सॉलिड दैट मीन आइस, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आइस। ओके, तो इस तरीके से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। सारी कैटेगरी हमने एक्सप्लेन कर ली और नीचे एग्जाम्पल भी बता दिए, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो नेक्स्ट वी विल मूव टू द इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज यहाँ से हमारा जो मेन क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो बेसिक था, जिसका लिंक था पहले की क्लासेस से, जो हमें पता है। सब कुछ यहाँ पे हमें पता था, हमने थोड़ा सिस्टमैटिक वे में पढ़ा है। ओके, और हमने थोड़ा क्लासिफिकेशंस देखे हैं, सब कुछ थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में हुआ। लेकिन अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल न्यू है। क्या है? दैट इज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। देखो, अभी अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि बॉल्स के अरेंजमेंट का, दैट इज एटम्स के मतलब सारे एटम्स एक साथ मिलके जब एक सॉलिड फॉर्म करेंगे उसको हम नेम देते हैं क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो सिंपली यहाँ पे जस्ट देखो कि सपोज एक में हम क्यूब लेते हैं, ये क्यूब है। ओके, दिस वन इज अ क्यूब। ओके, तो सपोज क्यूब्स के ये कॉर्नर्स पे एक एक, इस क्यूब के कॉर्नर्स पे एक एक एटम है। ठीक है, अब देखो ये एटम्स, इन एटम्स ने अपने आप को ऐसे अरेंज कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ में एक और होगा। ठीक है, फिर साथ में एक और होगा एंड सो ऑन। तो देखो, अगर ये हम y एक्सिस लेते हैं, इसको अगर x एक्सिस लेते हैं और इसके सामने जो रिपीटिंग यूनिट होगी उनको अगर z एक्सिस लेते हैं, तो इस तरीके से 3D रिप्रेजेंटेशन, मतलब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। ओके, अब देखो ये जो मैंने बोला कि क्यूब के कॉर्नर्स पे, ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं, दीज लाइंस आर नॉट रियल। ये हम क्या करेंगे, मान लो एटम्स अरेंज है, तो हम ताकि मतलब आराम से इजीली स्टडी कर पाए तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन लाइंस को इमेजिन कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। तो ये क्या है? ये जहां पे एटम्स हैं इनको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। ओके, लैटिस पॉइंट। अब ये लैटिस पॉइंट में यहाँ कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा लैटिस पॉइंट। अब क्या बात हो गई कि लैटिस पॉइंट एक रिपीटेशन करके एक 3D यूनिट बनाएगा
उस 3D, ये वाला 3D यूनिट बनाया, इस 3D यूनिट के रिपीटेशन से जो हमें एक कंप्लीट सॉलिड मिलेगा, दैट विल बी द क्रिस्टल लैटिस. ओके, नाउ कमिंग टू यूनिट सेल. व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल की अगर बात करें तो ये जो लैटिस पॉइंट 3D रिपीटेशन से जो एक पर्टिकुलर यूनिट बना रहा है, जिस यूनिट के रिप्रेजेंटेशन से हमें लैटिस मिल रहा है, दिस इज यूनिट सेल. इसको भी थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं. लाइक एक वॉल है, ठीक है, ये बोर्ड के पीछे वॉल है, तो वॉल किससे बनते हैं? ईंट से बनती है, ठीक है. तो हमने क्या किया, अगर हमें वॉल बनानी है, सपोज डबल लेयर्ड वॉल बनानी है, तो यहाँ हमने ईंट रखा, इसके यहाँ ईंट रखेंगे, इसके ऊपर ईंट रखेंगे, तो दोनों एक्सिस में ये रिपीटेशन, उसके साइड में भी एक और लाइन बनाएंगे ईंट, ठीक है. तो इस वॉल के लिए ये जो एक ब्रिक है, एक जो ईंट है, दिस इज द यूनिट सेल, ठीक है. तो यूनिट सेल क्या हो जाएगा कि लैटिस पॉइंट के 3D रिपीटेशन से जो सबसे छोटी, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बनती है, जिसके फर्दर रिपीटेशन से हमें क्रिस्टल लैटिस मिलता है, दैट यूनिट इज नोन एज यूनिट सेल. ओके, सो दिस इज द यूनिट सेल. तो देखो, हम अगर इसको समराइज करें तो क्या बोल सकते हैं कि लैटिस पॉइंट इसके 3D रिपीटेशन से हमें क्या मिला? इसके 3D रिपीटेशन से हमें मिला यूनिट सेल, और यूनिट सेल के 3D रिपीटेशन से हमें मिलता है क्रिस्टल लैटिस. ओके, तो ये इस तरीके से हम इसको सम अप कर सकते हैं. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, डन. अब हम थोड़ा सा यूनिट सेल के बारे में देखेंगे. यूनिट सेल के कुछ प्रॉपर्टीज देखें. प्रॉपर्टीज इन द सेंस कुछ मेजरमेंट्स. ओके, क्या है वो? सपोज एक यूनिट सेल है हमारे पास, ये क्यूब है, सपोज हम क्यूब को ही मान के चल रहे हैं अभी यूनिट सेल. ओके, तो ये है यूनिट सेल हमारे पास. ओके, तो सपोज ये है A, this edge is A, this is B and this is C. ओके, A B C, ये तीन एजेस क्या होते हैं? एक क्यूब की साइड्स होती हैं, ठीक है. एजेस एक क्यूब की साइड्स. अब सपोज इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज गामा, इनके बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा, और इनके बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज बीटा. तो देखो, यहां से हमें क्या पता चल रहा है? यहां से हमें पता चल रहा है कि 3 एजेस हो गई यूनिट सेल के. 3 एजेस, क्या क्या एजेस हैं? A, B एंड C, ठीक है. एंड सेकेंडली हमारे पास एक्सियल एंगल्स हैं. ये जो एंगल्स हैं इनको हम एक्सियल एंगल्स बोलते हैं. क्या है एक्सियल एंगल्स? A और B जो एंगल बना रहा है दैट इज गामा. ओके, B एंड C जो एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा, एंड A और C के बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज बीटा. अब इनका यूज क्या है? एक्चुअल में हम इन 3 एजेस को ऑल्टर कराते हैं. आप खुद ही सोच के देखो, अगर A, B और C सेम होंगे तो ये क्यूब बन जाएगा, ठीक है. डिफरेंट होंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा. तो उनके अंदर ये जो आपकी लेंथ्स है, एजेस की जो लेंथ्स है, इन लेंथ को हम ऑल्टर कराते हैं, इन एंगल्स को ऑल्टर कराते हैं. इक्वल होगा तो क्या होगा? तो इनको ऑल्टर करा के हमें यूनिट सेल्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मिलते हैं. ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, तो आज का हम वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं. इसके बाद हम इस चैप्टर के मेजर पार्ट में एंट्री करेंगे. अभी तक हमने सब कुछ बेसिक पढ़ा, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है इस चैप्टर का, कि एक्चुअल में क्रिस्टल्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम मतलब किससे बनता है, क्या क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं. ओके, तो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे. कितने तरह के यूनिट सेल होते हैं, इनको ऑल्टर कराएंगे A, B, C को. इक्वल होने से क्या होगा, अनइक्वल होने से क्या होगा. तो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में स्टडी करेंगे. फिर फर्दर इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो फिर आज के लिए इतना ही. बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.